नमस्कार। बायोत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। नीट 2026 जो कि दोबारा होने जा रहा है, उसके लिए फ्री क्रैश कोर्स जिसका नाम है अचूक, और अचूक फ्री क्रैश कोर्स की क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 13 जो कि लेक्चर 11 है। 2 चैप्टर अपन ने क्लासरूम मोड में लिए थे और बाकी जो वन शॉट क्लास है, तो ये वन शॉट क्लास में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलो हो जाते तैयार। चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपन पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ के पैटर्न्स पढ़ेंगे, ग्रोथ के टाइप्स पढ़ेंगे, प्लांट में ग्रोथ कौन से पार्ट में होती है और प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से हैं, और अपन ये भी पढ़ेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स में ग्रोथ को प्रमोट करने वाले ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ इनिबिटर्स, और उनके रिगार्डिंग जो भी फैक्ट हैं उनका फिजियोलॉजी पर क्या रोल है, वो सारी की सारी बातें अपन किस में पढ़ेंगे? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपन पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। पहली बात, जब भी किसी प्लांट की बात की जाती है, चाहे बड़ा से बड़ा ह्यूज बनियान ट्री हो या पीपल हो या नीम हो, कितना ही बड़ा पेड़ हो, उस पेड़ की शुरुआत जिस सेल से होती है, जिस एक सिंगल सेल से होती है, उस सिंगल सेल को कहा जाता है जाइगोट। ये बात तो अपन को जनरल पता है कि जो जाइगोट है, शुरुआती जब मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के पहला सेल जो बनाते हैं वो जाइगोट होता है। इसका मतलब जाइगोट क्या है? जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग है, क्योंकि एग तो फीमेल है और फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो फर्टिलाइज्ड एग हो गया। इस जाइगोट के अंदर धीरे धीरे इस जाइगोट के अंदर डेवलप ये होता है एक मैच्योर प्लांट के अंदर। इसका मतलब शुरुआत एक जाइगोट सेल से होती है और जाइगोट में धीरे धीरे डेवलपमेंट होने पर एक मैच्योर प्लांट होता है। और इस डेवलपमेंट के इस पूरे क्रम में, इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या होता है? ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन, फॉर्मिंग रूट्स, रूट्स बनती है, लीव्स बनती है, ब्रांचेस बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स। बचा क्या? सारे प्लांट्स के पार्ट्स तो आ गए। मतलब फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट के डेवलपमेंट में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन रोल बीच में आता है, और ये बनाते हैं रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स। और फाइनली एक टाइम बाद में क्या हो जाता है? इवेंचुअली डाई। मतलब प्लांट की शुरुआत एक जाइगोट से हुई, मैच्योर हुआ, सेनेसेंस आया और फाइनली उसकी डेथ हो गई। ये पूरा का पूरा एक काल चक्र जो चलता है वो किसी प्लांट की ग्रोथ और उसके सेनेसेंस डेथ तक का चलता है। इसका जीवन काल हो गया। अब अपन बात करते हैं कि इसमें एक बात जो है कि ये जाइगोट से मैच्योर प्लांट बना, इस जाइगोट से मैच्योर प्लांट को बनाने में जिस फैक्टर की बात की गई, एक तो था ग्रोथ, एक तो क्या था? ग्रोथ। और दूसरा है डिफरेंशिएशन। एक तो है ग्रोथ और दूसरा डिफरेंशिएशन। इसका मतलब जाइगोट से मैच्योर प्लांट को बनाने में दो फैक्टर काम कर रहे हैं, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। ग्रोथ होगी और बाद में वो डिफरेंशिएट हो जाएगा डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में। अब बात करते हैं कि ग्रोथ में होगा क्या। ग्रोथ कैसे? ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ के ऊपर छोटे छोटे अगर क्वेश्चन पैटर्न को समझने की बात अगर करें, तो ग्रोथ कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब प्लांट अगर बढ़ गया है, ग्रोथ हो चुकी है, जैसे प्लांट पहले 1 मीटर का था, अब प्लांट कितने मीटर का हो गया है? 5 मीटर का हो गया है। तो वो जो ग्रोथ है, क्या वो वापस रिवर्स में 1 मीटर में जा सकता है? वैसा वैसा वापस बन सकता है? नहीं। और ये एक परमानेंट इंक्रीज होता है। और ये परमानेंट इंक्रीज जो है, वो परमानेंट इंक्रीज की बात करें किसमें? साइज ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट्स और एन इंडिविजुअल सेल्स। जो ऑर्गन होते हैं उनकी साइज बढ़ती है, कोई पार्ट्स बढ़ता है। जैसे अपन बात करें लीफ, लीफ की धीरे 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 साइज में इंक्रीमेंट होता है। या फ्लावर की बात करें, फ्रूट की बात करें, तो ये जो ग्रोथ है ये इरिवर्सिबल है।
और सबसे बड़ी बात ये परमानेंट है, और जब किसी ऑर्गन में होती है तो ऑर्गन की साइज बढ़ती है, या उसके पार्ट्स की या उसके इंडिविजुअल सेल की साइज बढ़ती है। और इन सभी प्रोसेस होने में, अच्छा ये क्या यूं ही हो जाएगा? साइज बढ़ रही है, पार्ट्स जो है परमानेंट आगे इंक्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या यूं ही हो जाएंगे? इसके लिए क्या चाहिए? पूरी की पूरी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, और इसमें इन्वॉल्व होगा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, है ना? अपन ने ये भी जानते हैं कि जो लिविंग बीइंग होते हैं उसके जो यूनिक प्रॉपर्टीज जो होती है ना? तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उसकी पहचान है। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होगा, और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में क्या होगा? कंज्यूम एनर्जी। इसका मतलब ग्रोथ जब होगी तो एनर्जी का कंजप्शन होगा, और एनर्जी के कंजप्शन के लिए जो प्रोसेस होगा वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा। आ रही बात समझ में? तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस से एनर्जी कंज्यूम करते हुए इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और एन इंडिविजुअल सेल ग्रोथ कहलाती है। आगे बात समझ में? ग्रोथ की बात। अब बात करते हैं कि प्लांट की ग्रोथ जो है, अब प्लांट के रिगार्डिंग बात करते हैं। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटरमिनेट। प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है? इनडिटरमिनेट्स होती है। इनडिटरमिनेट्स की बात करते हैं कि ये प्लांट की ग्रोथ जो है कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ उसकी ग्रोथ होती रहती है। ऐसा नहीं ह्यूमन बीइंग एक टाइम के बाद में उसकी जो हाइट रुक जाएगी वो, लेकिन प्लांट के अंदर क्या होती है? ग्रोथ होती रहती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। इसका मतलब इनडिटरमिनेट की वजह क्या है? मेरिस्टेम। अभी मेरिस्टेम की बात करते हैं, हिंदी मीडियम में अगर इसको समझते हैं तो मेरिस्टेम का मतलब होता है विभज्योतक, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, उसको क्या बोलते हैं? विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक कहा जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्या कैपेसिटी होती है? टू डिवाइड एंड टू सेल्फ परपिट्यूएट। उसके अंदर खुद के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी होती है, वो मेरिस्टेमेटिक कहलाती है। इसका मतलब प्लांट की ग्रोथ इनडिटरमिनेट होती है, थ्रू आउट द लाइफ होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से वो सेल्फ कैपेबिलिटी होती है, उसके अंदर सेल्फ डिवाइड एंड सेल्फ परपिट्यूएट की कैपेसिटी होती है। अब जहां जहां growth where new cells are always added to the plant body by the meristem is called open form of growth। जब कभी भी न्यू सेल्स जो है, न्यू सेल्स का क्या होता है? न्यू सेल एडेड, न्यू सेल्स एडेड। जब प्लांट में न्यू सेल्स ऐड होती है, किसकी वजह से? मेरिस्टेम की वजह से, मेरिस्टेम की वजह से। तो इस तरह की ग्रोथ को क्या कहा जाता है? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। आगे बात समझ में? प्लांट के अंदर नई सेल का एडिशन होना, नई कोशिकाओं का एडिशन होना, और वो विभज्योतकी या मेरिस्टेमेटिक रीजन की वजह से होना, उसको कहा जाता है, इस तरह की ग्रोथ को कहा जाता है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। और ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ये यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अपन ने कहा कि प्लांट की ग्रोथ इनडिटरमिनेट होती है ड्यू टू मेरिस्टेम, डिवाइड होता है सेल, और जो न्यू सेल ऐड होती है, इस पैटर्न को अपन कहा जाता है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। आगे बढ़ते साहब, ग्रोथ की बात अगर करें तो ग्रोथ को दो पार्ट में बांटा गया, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बात करी? प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। देखो, प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो ड्यू टू रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसका मतलब ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम। जो शीर्षस्थ विभुजोतक होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। इट कॉजेज द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट्स अलोंग द एक्सिस। और इसकी ग्रोथ जो होती है कैसी होती है? अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस का मतलब ये हो गया, ये ग्रोथ कैसी होगी? लेंथ बढ़ाएगी। इसका मतलब प्राइमरी ग्रोथ से क्या बढ़ेगा? प्राइमरी ग्रोथ से लेंथ बढ़ेगी। प्राइमरी ग्रोथ से क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी। और प्राइमरी ग्रोथ कहां कहां रिपोर्ट की गई है? प्राइमरी ग्रोथ या तो रूट एपिकल मेरिस्टेम में, जो जड़ या मूल होती है उसके शीर्ष या एपिकल पार्ट में, या फिर शूट एपिकल मेरिस्टेम में। ठीक बात है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है
सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब मोटाई के अंदर बढ़ोतरी होना। सेकेंडरी ग्रोथ किसके अंदर रिपोर्ट की गई है, ये भी ध्यान देना। सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म में होती है और डाइकोट्स में होती है। इसका मतलब ये डाइकोटिलीडन और जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट है, क्या मोनोकोटिलीडन के अंदर है? नहीं, क्योंकि अपन ने प्लांट एनाटोमी के दौरान अपन ने पढ़ा था कि वहां पर कैम्बियम की मौजूदगी रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, और मोनोकोट के अंदर क्या नहीं पाई जाती है, कैम्बियम नहीं पाई जाती है। और डाइकोट के और जिम्नोस्पर्म के अंदर यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ रिपोर्टेड है। ये क्यों होती है? ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ किस वजह से होती है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से और कॉर्क कैम्बियम की वजह से। तीन बातें आई, लेटरल मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। और इसकी वजह से क्या बढ़ता है? इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ ऑर्गन। तो ये जो है ये क्या बढ़ाती है? ये बढ़ाती है गर्थ, गर्थ ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन की मोटाई बढ़ाने का काम करती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो गर्थ बढ़ाती है, और अलोंग द एक्सिस प्राइमरी ग्रोथ होती है वो लेंथ बढ़ाती है। चलो इस बात को समझते हैं। प्राइमरी ग्रोथ में अपन ने कहा कि शूट के ऊपर मौजूद है शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट की टिप पर मौजूद है रूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो पार्ट आ रहा है ये वाला ये क्या कर रहा है? वेस्कुलर कैम्बियम हो गया, ये वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये तो बढ़ा रही है मोटाई। वेस्कुलर कैम्बियम कौन सा हो जाएगा? ये सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी। और ये वाली कौन सी है? ये हो जाएगी प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, इस तरह की बात यहाँ पर रिपोर्ट होती है। ठीक बात है। फिर आगे देखते हैं। अब व्हाट अब देखते हैं, ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है सेलुलर लेवल पर। ग्रोथ ओकर ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर अपन बात करें, ये सेल है और इस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीमेंट हुआ है। क्या इंक्रीमेंट हुआ है? ये प्रोटोप्लाज्म इसका बड़ा है। तो बात करें ना कि सेलुलर लेवल पे ग्रोथ को कैसे रिपोर्ट करेंगे, कि ऐसा कोई मेजरमेंट तो है नहीं। तो प्लांट के अंदर अगर सेल में इंक्रीमेंट हुआ है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है, इसका मतलब क्या बढ़ी है? उसके अंदर क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। और प्रोटोप्लाज्म को डिफिकल्ट होता है मेजर करना, इसलिए इसको मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। और पैरामीटर लाइक इंक्रीज इन द फ्रेश वेट। कौन कौन से पैरामीटर? एक तो फ्रेश वेट, दूसरा है ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और सेल नंबर। प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीमेंट की वजह से ग्रोथ होती है, और प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, इसलिए कुछ दूसरे पैरामीटर से इनडायरेक्ट तरीके से पता लगाया जाता है कि ग्रोथ हुई है और कैसे हुई है। देखो, फ्रेश वेट से, ड्राई वेट से, लेंथ से, एरिया से, वॉल्यूम से और सेल नंबर से। इन सारे पैरामीटर को अगर अपन यहाँ देखें, पहला पैरामीटर है सेल नंबर। सेल नंबर की बात करें, मेज प्लांट जो होता है, मेज प्लांट के अंदर रूट एपिकल मेरिस्टेम है। देखना, मेज प्लांट में भी कौन सा? रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये ध्यान देना, मेज में भी कौन सा है? रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये 1 घंटे के अंदर कितनी सेल बनाता है? 17,500 न्यू सेल पर आवर। 1 घंटे के अंदर 17,500 सेल बनाता है। तो ये सेल नंबर्स जो है ये बता रहे हैं कि क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। अगर बात करें सेल साइज की, वाटरमेलन के अंदर ये साइज को इंक्रीज कर सकता है। वाटरमेलन इंक्रीज कर सकता है 3,50,000 टाइम्स। तो वाटरमेलन सेल साइज की बात करें तो वाटरमेलन जो है अपनी साइज को 3,50,000 गुना तक बड़ा कर सकता है। सेल नंबर की बात करें तो मेज के रूट एपिकल मेरिस्टेम में वो 1 घंटे में 1 आवर के अंदर 17,500 जो है न्यू सेल्स बना सकती है। लेंथ की बात करते हैं तो अपन जब पोलन ट्यूब की बात करें तो पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर यहां से एक पोलन ट्यूब जो डेवलप होवे, तो जैसे ये हो गया और ये उसका बाहरी पार्ट हो गया, 1 2 3। तो ये जो पोलन ट्यूब बनी, ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब क्या बता रही है? लेंथ। तो पोलन ट्यूब से क्या पता चल रहा है? लेंथ की बात चल रही है। और साथ साथ में
सरफेस एरिया के अगर पैरामीटर को ले तो ग्रोथ इन अ डोर्सी वेंट्रल लीफ, डोर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो क्या बताती है कि सरफेस एरिया से आपको ग्रोथ का पता चल रहा है। इसका मतलब प्लांट की ग्रोथ का मेजरमेंट प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीमेंट की वजह से होता है, जो कि डायरेक्टली मेजर नहीं होता है। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स का यूज किया जाता है, जैसे सेल नंबर, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ May 17,500 न्यू सेल्स पर आवर, सेल साइज 3,50,000 times, increment in the cell size, length, and example pollen tube and surface area, growth in the dorsiventral leaf। ये सारी बातें यहाँ तक हो गई है। आगे बात करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के फेजेस कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ के फेजेस होंगे कि सबसे पहले तो बहुत फास्ट क्या होंगे, डिवीजन होंगे। तो पहले पहले डिवीजन होंगे, डिवीजन होने के बाद में फिर क्या होगा, साइज में बढ़ोतरी होगी, उसको बोलेंगे इलोंगेशन। और फिर डिवीजन क्या हो जाएंगे, डिवीजन होना बंद हो जाएंगे, डिवीजन होना बंद हो जाएंगे। जब बहुत फास्ट डिवीजन हो रहे होते हैं तो उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। और जब डिवाइड होने के बाद में जो सेल से अपनी साइज में बढ़ोतरी कर रही होती है तब उसको कहते हैं इलोंगेशन फेज। और जब डिवीजन होना बंद हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं मैचुरेशन। इसका मतलब एक क्वेश्चन सीधा आ जाए कि फेजेस ऑफ ग्रोथ कौन कौन सी हो जाएगी, 3 फेजेस होगी, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैचुरेशन फेज। देखो मेरिस्टेमेटिक फेज, ये मेरिस्टेमेटिक फेज कहां पर होती है, मेरिस्टेम के अंदर होती है। मेरिस्टेमेटिक फेज कहां पर होगी, जहां की मेरिस्टेम होगी। अभी अपन ने देखा कि एपिकल मेरिस्टेम जो था वो रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम में होगी। यहां पर प्रोटोप्लाज्म जो है बहुत ज्यादा होता है और धीरे धीरे वहां पर लार्ज न्यूक्लियाई सेल वॉल जो है। अच्छा एक बात है, जो मेरिस्टेमेटिक फेज होती है उनकी सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, प्राइमरी, थीन और सेलुलोजिक विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये यहाँ पर अबंडेंट होती है और प्लाज्म मतलब यहाँ पर अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा। देखो क्या क्या है, प्लाज्मो, एक तो प्लाज्मोडेस्मेटा है, दूसरी बात है कि ये यहाँ पर इसकी जो सेल वॉल है वो कौन सी है, प्राइमरी है, वो कैसी है, थीन है। और प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर बहुत ज्यादा है। जो मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर प्रोटोप्लाज्म ज्यादा, प्राइमरी टाइप की सेल, थिन वॉल्ड है, सेलुलोज की बनी हुई, और उसके बीच में क्या कनेक्शन है, प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं इलोंगेशन की। इलोंगेशन जो होता है वो जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप, टिप के जस्ट, अभी फोटोग्राफ में अपन देखेंगे कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट में जो होता है टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, सेल्स हैव इंक्रीज वैक्यूलेशन इन साइज एंड न्यू सेल वॉल डेवलप। इसका मतलब यहां पर दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या आ जाती है, इलोंगेशन के लिए, इलोंगेशन जब होता है तो यहां पर वैक्यूल डेवलप होते हैं, वैक्यूल्स डेवलप होते हैं। और अब यहां पर न्यू सेल वॉल आ जाती है। पहले प्राइमरी सेल वॉल थी, अब प्राइमरी सेल वॉल के बाद में यहाँ पर और सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगी, मतलब इलोंगेशन के लिए नई सेल वॉल बन जाती है और बीच बीच में यहाँ पर अपन देखते हैं तो वैक्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। मैचुरेशन, मैचुरेशन जब होती है ये फर्दर अवे फ्रॉम द अपेक्स, अपेक्स से काफी दूर, जैसे ये है तो अपेक्स से काफी दूर हो जाएगा, और मोर प्रोक्सिमल टू द फेजेस ऑफ द इलोंगेशन, इलोंगेशन के पास में। मतलब ये जो है, जैसे अपन बात करें ये मैचुरेशन है, ये इलोंगेशन है, और ये यहाँ पर मैचुरेशन, ये कौन सा है, मैचुरेशन, ये वाला कौन सा है, इलोंगेशन, और ये वाला कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक, है ना। तो ये मेरिस्टेमेटिक, तो मेरिस्टेमेटिक ये इलोंगेशन के जस्ट पीछे, मैचुरेशन इलोंगेशन के जस्ट पीछे होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनेस एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस। अब यहाँ पर एक बात देखने को मिलेगी, वो ये है कि अब यहाँ पर जो है सेल वॉल जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, थिक मिलेगी, सेल वॉल थिक मिलेगी। अब यहाँ पर जो डिवीजन हो रहे हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। तो जब मैच्योर हो जाएगी सेल तो उस सेल के अंदर डिवीजन बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब वहां पर सेल वॉल अब ज्यादा थिक हो जाएगी, डिवीजन स्टॉप हो जाएंगे, और अब प्रोटोप्लाज्मिक क्या होना चालू हो जाएंगे, प्रोटोप्लाज्मिक
मॉडिफिकेशन होना चालू हो जाएंगे। अब आपकी जो एनसीईआरटी है उस बुक के अंदर जो दिया गया है फोटोग्राफ है, यहाँ पर आप देखो कि डिटेक्शन ऑफ द जोन ऑफ एलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइंस इन टेक्निक। देखो यहाँ पर इसको पैरेलल यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी बता रखा है। ये जो टिप वाला पार्ट है ये वाला यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिवीजन फास्ट हो रहे हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर वैक्यूल बन रहे हैं, यहाँ पर सेल की साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ जो है यहाँ पर क्या होना बंद हो गया है, डिवीजन स्टॉप हो गया है और मैचुरेशन वाली पार्ट आ गई। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये टिप वाले पार्ट में कौन सा मेरिस्टेमेटिक, ये डी सी ये कौन सा एलोंगेशन, जी एफ ई ये कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये हो गया मैचुरेशन। देखते हैं आगे। ग्रोथ रेट्स, ग्रोथ रेट, रेट जब भी वर्ड यूज होता है, रेट का मतलब टाइम के रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं, तो इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम जो निकाला जाता है। ग्रोथ रेट दो तरह की होती है, एक होती है अर्थमेटिक ग्रोथ रेट और दूसरी होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट के अंदर एक पैटर्न आप देख रहे हैं कि अर्थमेटिक के अंदर जैसे टू सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो हमेशा टू सेल ही डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रही है, एक्स्ट्रा वाली सेल जो है वो अब पार्टिसिपेट नहीं कर रही। जैसे टू है, ये डार्क जो है डार्क ब्लू आगे लाइट ब्लू वाली डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो ये टू, फिर वापस ये टू इन्होंने पार्टिसिपेट करा, फिर ये पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट, बाकी की दूसरी सेल ने पार्टिसिपेशन में नहीं आ रही है। ये देख रहे हो। तो अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि माइटोटिक डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड while the other differentiate and matures। ये बात ध्यान देना, ये जो अदर सेल है ये कैसी हो जाती है, सिर्फ एक ही सेल आगे से आगे डिवीजन में पार्टिसिपेट करती है, दूसरी सेल क्या होती है, डिफरेंशिएट हो जाती है और मैच्योर हो जाती है, मतलब डिवीजन करना बंद कर देती है। इस तरह की प्रोसेस को अपन कहते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। और अर्थमेटिक ग्रोथ को एक ग्राफ से समझते हैं, तो यहां पर एक लीनियर कर्व ऑब्टेन होता है। देखो ये अर्थमेटिक ग्रोथ का ये ग्राफ कैसा आ रहा है, एक लीनियर कर्व ऑब्टेन हो रहा है। और इस लीनियर कर्व का अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी। एल टी क्या है, लेंथ एट द टाइम टी, एल जीरो क्या है, लेंथ एट टाइम जीरो, और आर क्या है, ग्रोथ रेट पर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। ये तो आपका मैथमेटिकल ग्राफिकल पोर्शन हो गया कि इस अर्थमेटिक ग्रोथ का जो ग्राफ आता है टाइम और हाइट ऑफ द प्लांट के रेफरेंस में, तो एक लीनियर ग्रोथ कर्व आता है। इस लीनियर ग्रोथ कर्व का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी आता है। यहाँ पर एल टी एल जीरो आर क्या है ये बातें यहाँ पर लिखिए। और ये यहाँ पर एक ही सेल आगे से आगे डिवीजन में रहती है, बाकी की सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, और डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होने की वजह से ये लाइट ब्लू शेड में आपको दिख रही है, ये एकदम मैच्योर कंडीशन में रहेगी। इस तरह की ग्रोथ को अपन बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ, अर्थमेटिक ग्रोथ फेज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरी वाली आप देखना कि जितने भी सेल जो हैं, बोथ डॉटर सेल्स, जितनी भी सेल्स बनेगी वो हर सेल क्या करेगी, माइटोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगी। तो पहले अर्थमेटिक के अंदर तो सिर्फ वन सेल पार्टिसिपेट कर रही थी, यहाँ सारी की सारी सेल क्या हो रही, पार्टिसिपेट कर रही। देखो ये 2 4 ये हमेशा ये पूरी की पूरी हर तरह की जो सेल्स बन रही है, हर सेल क्या कर रही, पार्टिसिपेट कर रही है, बिल्कुल एकदम से डार्क कलर में जो आ रहा है। और ये इनिशियल ग्रोथ इज स्लो लेग फेज, देन द इंक्रीज रैपिड लॉग एक्सपोनेंशियल फेज। और इस तरह के ग्रोथ कर्व को अगर देखते हैं तो ये ऐसा आता है, ऐसा आता है एक्सपोनेंशियल। इनिशियल में तो ये धीरे धीरे होता है, इसलिए इसको लेग फेज कहा जाता है। बाद में इसको कहा जाता है, लेग के बाद में दूसरा आता है लॉग फेज, और लॉग फेज के बाद में ये आगे आता है स्टेशनरी फेज। ये सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व है, कैसा है, एस सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व है। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ फेज के अंदर, जियोमेट्रिक ग्रोथ के अंदर हर डॉटर सेल, यहां पर दूसरा कलर से बता दूं मैं, हर सेल यहां पर क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। इसके अंदर जो है लेग फेज जो होगा वो स्लो होगा, लॉग जो होगा वो रैपिड या एक्सपोनेंशियल फोर्स होगा। और जब ये न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो बाद में ग्रोथ स्लो हो जाती है, और स्लो होने पर यहाँ पर ये जो फेज आती है इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज लास्ट में, तो लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, ग्रोथ कर्व सिग्मोइडल, ग्रोथ फेज जियोमेट्रिक ग्रोथ। और यहां पर ये सिग्मोइड ये लिया एस ग्रोथ आता है।
अब ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ये एक सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर मिलने वाली हर तरह की जो टिपिकल सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन है, उन्हीं का यही पैटर्न होता है। अब आप यहाँ पर देखें कि शुरुआत जब होती है, देखो मैं थोड़ा इसको जूम करके ऐसे बता देता हूँ, आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। शुरुआत जब होती है तो शुरुआत में यहाँ पर ये बात आती है कि ये क्या है, ये शुरुआत में जाइगोट है। जाइगोट में डिवीजन हुए, जाइगोट के अंदर बार बार डिवीजन हुए, तो ये डिवीजन होते 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 यहाँ पर आया सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन, जो डार्क है वो। और धीरे धीरे बाद में जो है एक फेज में आने के बाद में ये सेल तो डिवीजन की कैपेसिटी रखती है, मेरिस्टेमेटिक होती है, और दूसरी वाली सेल कैसी हो जाती है, ये डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, ये कैसी हो जाती है, मैच्योर या डिफरेंशिएट। तो इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है और कुछ के अंदर पाई जाती है। तो जो सेल्स डिवाइड हो रही है उनको डार्क ब्लू में बताया है, और जो सेल डिवाइड नहीं हो रही है उनको लाइट ब्लू में बताया है। तो शुरुआत के दौर में जाइगोट से लेके प्लांट जब ग्रोथ करता है शुरुआती दौर में, तब ये हर प्लांट पार्ट ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन प्लांट एक वेल डेवलप्ड मैच्योर प्लांट बन जाता है तो फिर उसके अंदर लिमिटेड जगह ही ग्रोथ होगी, जैसे फ्लावर्स बन रहे हैं, नई नई लीव्स बन रही है, तो वहां पर ये जो डिवीजन वाली प्रोसेस होगी। बाकी जो मैच्योर पार्ट है वहां पर ये देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये जो दूसरी बात अपन ने पढ़ी वो कौन सी थी, वो है जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में अभी अपन ने समझा। अब नेक्स्ट जियोमेट्रिक ग्रोथ के बाद में यहां पर देखो कि W1 फाइनल वेट हाइट नंबर, W इनिशियल साइज, R ग्रोथ रेट, T टाइम ग्रोथ, है ना। अब अपन R, ये R रिलेटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं अपन यहां पर, R रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब देखना R इज रिलेटिव ग्रोथ रेट, इसकी बात समझते हैं। ये यहां पर कुछ बात आ रही है, ये मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट material efficiency index, hence size W1 depends on the size W0। ये तो उसकी ग्रोथ की बात में उसकी रिगार्डिंग जो बात होगी। क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस बिटवीन द ग्रोथ कैन आल्सो बी मेड इन टू वेज। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उसका, उसको समझाया जा रहा है। उसके बाद में सीधा यहाँ पर आते हैं। आप यहाँ पर दो लीव्स देख रहे हैं, एक लीव जिसकी जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरी की है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बात यहाँ पर आती है कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली लीव्स जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल गई है। मतलब मेजरमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एब्सोल्यूट ग्रोथ अगर देखा जाए तो ये है 10 सेंटीमीटर और 5 से 10 हुई, तो कितना परसेंट, ये यूं कहें कि 10 से 5 में कितनी बड़ी, ये 5 सेंटीमीटर की बड़ी। यहां पर 50 थी, कितना हो गया 55, कितना बड़ा, ये 5 बड़ा। लेकिन अगर देखा जाए 5 से 10 होना अपने आप में जस्ट डबल होना है, लेकिन ये 55 से 110 नहीं हो रहा है, 50 या 50 से 100 नहीं हो रहा है, 50 से 55 हो रहा है। तो देखा जाए तो ज्यादा ग्रोथ किसमें हुई, ज्यादा ग्रोथ, ये तो एब्सोल्यूट ग्रोथ है, एब्सोल्यूट ग्रोथ तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कंपैरिजन बिटवीन पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर्स। इनिशियल पैरामीटर यहाँ के 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ के 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फाइनल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कि इनमें रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करें तो रिलेटिव ग्रोथ किस में हुई है, ए के अंदर ज्यादा हुआ है, क्योंकि ए में जस्ट डबल ग्रोथ हो रही है और बी के अंदर सिर्फ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 50 से 55 हो रहा है। एब्सोल्यूट तो बता रहा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन रिलेटिव बता रहा है कि ए में ज्यादा ग्रोथ हुई है। देखो कंडीशंस, इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ। अब अपन बात करते हैं कि किसी भी ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या इसेंशियल्स होता है। सबसे ज्यादा इसेंशियल जो होता है वो है वाटर। वाटर की इसेंशियल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर जब होगा तो वाटर तो टोटल जो है वो प्लांट के अंदर एक कंडीशन आती है टर्जिट, टर है ना, टर्जिडिटी। और टर्जिडिटी की जब बात आती है, टर्जिडिटी का मतलब है कि सेल एकदम से फूल करके, टर्जी जैसे सेल है
तो सेल एकदम से फुल एरिया में ऐसे, तो ये कैसी है, टर्जिट है। और जब सेल टर्जिट होगी तो यहाँ पर ये आगे एक्सटेंड होकर के किस में पार्टिसिपेट करेगी, ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगी। इसका मतलब ग्रोथ होने के लिए टर्जिडिटी जरूरी है, और टर्जिडिटी जो है वो वाटर से आती है। और इसके साथ साथ में वाटर और किस में काम आएगा, वाटर जो है जितने भी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाने में भी वाटर का रोल रहेगा। इसका मतलब वाटर जो है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। वाटर की वजह से सेल टर्जिट होगी तो उसमें ग्रोथ होगी, और ग्रोथ का पैरामीटर एसेंशियली हो गया। वाटर होगा तो एंजाइम एक्टिवेट होंगे, और एंजाइम एक्टिवेट होंगे तो मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेंगे, इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन होगा तो मेटाबॉलिक एनर्जी जो ग्रोथ के लिए है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज करती है फूड मटेरियल को और एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट की बात करें, मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं वो नए नए प्रोटोप्लाज्म को सिंथेसिस करने के लिए और एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स की तरह भी काम करते हैं, तो न्यूट्रिएंट की भी जरूरत पड़ती है। और बात करते हैं टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर की बात करें, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ इज मैक्सिमम। जब अपन बात करते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर जब होता है तो टेम्परेचर न तो कम चाहिए न ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर कैसा चाहिए, ये चाहिए ऑप्टिमम। ऑप्टिमम टेम्परेचर जब चाहिए तो डेविएशन फ्रॉम दिस में हार्म टू द प्लांट। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो प्लांट की क्या हो जाती है, ये प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। और सबसे बेस्ट कौन सा है, ऑप्टिमल टेम्परेचर है। लाइट एंड ग्रेविटी अफेक्ट सर्टेन फेजेस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। लाइट और ग्रेविटी भी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है कुछ स्टेजेस के अंदर। फोटो पीरियडिज्म की बात करें, ग्रेविटी से प्लांट की जो ग्रेविटी की तरफ जो प्लांट का रूट्स का जाना, ये सभी। तो इसेंशियल एलिमेंट्स ग्रोथ के लिए क्या क्या हो गए, एक तो हो गया वाटर, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, तीसरा हो गया न्यूट्रिएंट, देन हो गया टेम्परेचर, और देन हो गया लाइट और ग्रेविटी। ठीक बात है, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप बुक के अंदर आप देखें, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन टर्म्स आपको दी गई है। डिफरेंशिएशन का मतलब देखना कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स जो है वो, है ना, मेरिस्टेमेटिक रूट एपिकल शूट एपिकल कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब सेल्स अब धीरे धीरे क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए मैच्योर हो जाती है। अब स्पेसिफिक फंक्शन के लिए सेल क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और स्पेसिफिक फंक्शन में ये होने पर अब इनके अंदर डिवीजन जो है वो डिवीजन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। यहां पर सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म अंडरगो मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस, और सबसे बड़ी बात कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन लॉस्ट, ये वाली बात जो बताइए वो यहाँ पर एक ही बात आएगी। डिफरेंशिएशन का मतलब ये समझना कि कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। यहाँ पर लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू फॉर्म trachy elements, they also develop very strong elastic lignocellulosic secondary wall and carry water to long distances even under extreme tension। तो डिफरेंशिएशन का मतलब सेल में डिवीजन होना बंद हो गया है। अब वहां पर जो है लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल बन चुकी है, उसको डिफरेंशिएट कहा जाता है। और डिफरेंशिएट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो आगे स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया है वो सेल। लेकिन दूसरी बात आती है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन अंडर सर्टेन कंडीशन। देखना, अंडर सर्टेन कंडीशन का मतलब समझना कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि किसी बड़े पेड़ को अगर कोई काट डाले, जैसे अपन देखते हैं कि आम के पेड़ को या नीम के पेड़ को किसी ने काटा हुआ है, बिल्कुल रूट से ही हटा दिया, मतलब जमीन से, ग्राउंड लेवल से या 1 फीट ऊपर से कटा हुआ है। तो एक टाइम बाद में जब उसके कोई ब्रांचेस नहीं, कोई लीव्स नहीं, लेकिन फिर कहीं न कहीं से जैसे ये प्लांट कटा हुआ है, फिर कहीं से एक छोटा सा प्लांट डेवलप होता है, ये ऐसे। तो जब प्लांट के अंदर पहले तो इस स्टेम के अंदर, पहले तो ये स्टेम ऐसा था जो डिवाइड नहीं कर रहा था, लेकिन जब इसको पूरा काट दिया गया तब यहां से वापस सर्वाइवलशिप के लिए इसने वापस डिवीजन पहले छोड़ दिए थे, अब डिवीजन वापस करना चालू कर दिया। तो वापस सर्टेन कंडीशंस, मतलब ऐसी कंडीशन में लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। और जब वापस रीगेन कर लेती है, ये क्या होता है, रीगेन
किसकी कैपेसिटी रीगेन कर लेती है? कैपेसिटी किसका? डिवीजन की कैपेसिटी को रीगेन करना क्या कहलाता है? डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। मतलब डिवीजन होना बंद होना, डिफरेंशिएशन स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। और जब सर्टेन कंडीशन में लाइफ के अकॉर्डिंग कभी कभी वापस डिवीजन करना पड़ जाए तो वो कहलाता है डी डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम फ्रॉम डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल। पेरेन्काइमेटा जो सेल होता है डिफरेंशिएटेड, वो वापस क्या करना चालू कर देता है? डी डिफरेंशिएट हो जाता है। रीडिफरेंशिएट वो प्रोसेस है जो पहले डिवीजन कर रहा था, अब वापस क्या हो जाए? डिवीजन करना बंद कर देगा। मतलब डी डिफरेंशिएटेड सेल, ये डी डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट अगेन लॉस द कैपेसिटी। मतलब पहले डी डिफरेंशिएट हुआ, डिवीजन करना बंद कर दिया था, वापस डिवीजन करना चालू किया, अब वापस डिवीजन करना बंद कर दे, अगेन लॉस, अगेन डिवीजन करना क्या हो जाए? कैपेसिटी बंद कर दे। इसको कहा जाता है रीडिफरेंशिएशन और मैच्योर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, और इसको कहा जाएगा रीडिफरेंशिएशन। तीन बात समझ में आई। इसका कंक्लूजन देखो, अगर प्लांट में डिवीजन होना बंद हो जाए, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो कन्वर्ट हो जाए, डिफरेंशिएट। अगर वापस किसी फेज में वापस डिवीजन करने की कैपेसिटी उसमें जनरेट हो जाए, डी डिफरेंशिएट। और ये डी डिफरेंशिएटेड कंडीशन वापस डिवीजन करना बंद कर दे तो उसको कहा जाता है रीडिफरेंशिएट। ठीक बात है। और आगे चलते हैं। अब प्लांट ग्रोथ ओपन होती है। प्लांट ग्रोथ ओपन की बात बताई थी अपन ने कि न्यू सेल जब ऐड होती है डिफरेंट तो उसको ओपन कहते हैं। ये इनडिटर्मिनेट या डिटर्मिनेट हो सकती है। डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज आल्सो ओपन बिकॉज सेल्स टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट द मैच्योरिटी। नए नए सेल्स ऐड होते हैं मेरिस्मेटिक फंक्शन की वजह से, और फाइनल स्ट्रक्चर मैच्योरिटी में ये डिटरमाइन करता है बाय द लोकेशन ऑफ द सेल। सेल जो कि पोजीशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज द रूट कैप सेल, और while those push to the periphery मैच्योर एपिडर्मल सेल। जो पेरिफेरी की तरफ धकेली जाती है वो तो एपिडर्मल सेल में बदल जाएगी, और जो कि रूट एपिकल के पास में होती है वो रूट कैप सेल बना देगी। तो ये उसकी लोकेशन जो है वो धीरे धीरे वो डिफरेंशिएट होती है, और कौन सी सेल किस जगह जाकर के अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगी, ये वाली बात यहाँ पर आती है। अब अपन ने जब शुरुआत पढ़ी थी कि जाइगोट के डिसेंडेंट एक मैच्योर प्लांट बनता है। मैच्योर प्लांट, जाइगोट से मैच्योर प्लांट बनने में दो बातें पड़ी थी। एक तो होता है ग्रोथ और दूसरा होता है डिफरेंशिएशन। जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आगे डिफरेंशिएशन। तो ग्रोथ की बात हो गई। अब अपन देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑल चेंजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। मतलब सीड के जर्मिनेट होने से उसके सेनेसेंस या जीर्णता आने तक का जो प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा प्रोसेस डेवलपमेंट कहलाता है। इसका मतलब ये सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। कहा था कि ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन दोनों की बात पड़ी थी, तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों का सम क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। तो व्हाट इज प्लांट डेवलपमेंट? प्लांट डेवलपमेंट इज अ सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। यहां पर देखो कि सबसे पहले यहां पर जो सेल होती है वो सेल होती है मेरिस्टेमेटिक, मतलब डिवीजन हो रहा होता है। मेरिस्टेमेटिक आगे सेल जो होती है वो हो जाती है डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट होने के बाद में ये सेल हो जाती है मैच्योर, और मैच्योर होने के बाद में यहां पर क्या हो जाती है? डेथ। मेरिस्टेमेटिक सेल, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मैच्योर सेल से वापस सेनेसेंस और डेथ। अब यहां पर मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएट के बीच में सेल डिवीजन का प्रोसेस आ रहा है। मतलब यूं कहें कि डेवलपमेंट इज सम ऑफ टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक सेल से डिफरेंशिएट होना, डिफरेंशिएट से मैच्योर होना, मैच्योर होने के बाद सेनेसेंस और डेथ होना, ये सारा का सारा प्रोसेस डेवलपमेंटल फेजेस में आता है। अब अपन देखते हैं प्लांट के अंदर डिफरेंट पाथवे होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। प्लांट जो है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रेस्पॉन्स देता है एनवायरमेंटल और फेजेस में। जैसे प्लांट अगर शुरुआती फेज में है तो वो अलग रेस्पॉन्स दे रहा है, मैच्योर होने पर अलग रेस्पॉन्स दे रहा है। प्लांट के एनवायरमेंटल रेस्पॉन्स भी अलग अलग होते हैं। तो दिस एबिलिटी इज प्लास्टिसिटी। इस साल नीट 2026 अभी जो हुआ उसमें प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आया हुआ था।
ठीक है, इसको देखना, वापस पढ़ के सुना रहा हूँ। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स में, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट ये रेस्पॉन्स में डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स में वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं और इस एबिलिटी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। देखो प्लास्टिसिटी, कभी आपने धनिए के प्लांट को देखा हो? जब धनिया जो होता है वो शुरुआती दौर में जो है बहुत उसकी लीव्स जो होती है वो बहुत मोटी, और धनिए की जो नई नई पत्तियां निकलती है वो अलग होती है, जुवेनाइल। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तो धनिए की लीव जो है वो अलग टाइप की कटी फटी होती है। तो हेटेरोफिली ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ। यहाँ पर जैसे कॉटन की बात करें, कोरिएंडर धनिए की बात करें, लार्कस्पर की बात करें, लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट्स एंड मैच्योर प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप। अब देखो जुवेनाइल प्लांट की बात करें तो अलग टाइप की दिखेगी, एडल्ट होने पर अलग टाइप की दिखेगी। तो हेटेरोफिली ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, और हेटेरोफिली ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ में किसके अंदर एग्जांपल? कॉटन के अंदर, कोरिएंडर के अंदर और लार्कस्पर के अंदर। कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर ये हेटेरोफिली शो करते हैं और ये डिफरेंट फेजेस ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, है ना। और हेटेरोफिली ड्यू टू इन्वायरमेंट की बात करें, हेटेरोफिली डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस इन एयर एंड वाटर। अब आप देखो कि जो एयर के अंदर जो लीफ डेवलप होती है वो लीफ अलग होती है और वाटर के अंदर जो होती है वो रिबन शेप होती है। तो यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल में बटरकप, बटरकप ये जो बी एग्जाम्पल दिया हुआ है बटरकप, एयर के अंदर मिलने वाली लीव्स कुछ अलग टाइप की होती है, जो वाटर के अंदर मिलने वाली लीव्स है वो अलग होती है। तो ये तो डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से यहाँ पर कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर की बात हो रही है जुवेनाइल फेज और मैच्योर फेज में, और यहाँ पर एयर और वाटर के अंदर डिफरेंट जो लीव्स की बात हो रही है हेटेरोफिली। इसका मतलब हेटेरोफिली का एग्जांपल किसको समझाने के लिए बताया गया है? प्लास्टिसिटी। डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल रेस्पॉन्स जो प्लांट शो होता है उसको कहा जाता है प्लास्टिसिटी। फिर अपन देखते हैं फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं? फैक्टर्स एक तो होता है जो प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर क्या होता है? इंट्रासेलुलर या जेनेटिक, उसका खुद का जेनेटिक्स, उसके जीन्स कैसे हैं वो उसके फैक्टर डिसाइड करेंगे। साथ साथ में इंटरसेलुलर फैक्टर सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लांट हॉर्मोन्स। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट हॉर्मोन्स हो जाएंगे। और जेनेटिक्स का मतलब इसके अंदर किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू। तो प्लांट्स की ग्रोथ को दो कंट्रोल करेंगे, एक तो उसके अंदर मौजूद हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स, और एक उसकी जेनेटिक्स या जीन्स उसको कंट्रोल करेंगे। एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अंदर कौन कौन काम आएंगे? एक्सट्रिंसिक में लाइट आएगी, लाइट कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, लाइट के अगेंस्ट क्या रेस्पॉन्स है, उसकी ग्रोथ कैसे अफेक्ट होगी। टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर या कम या ज़्यादा हो जाए, कई बार अपन बहुत कम टेम्परेचर होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ अफेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा होने पर भी प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी। और वाटर, वाटर अगर अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा है तो प्लांट जो है उसमें भी बहुत दिक्कत आ जाएगी, और बहुत कम है तब भी दिक्कत आ जाएगी। मतलब ऑप्टिमल वाटर चाहिए, ऑक्सीजन और साथ साथ में न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स में कौन कौन सा है? जीन्स और फाइटोहॉर्मोन। एक्सट्रिंसिक फैक्टर दैट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर, कौन कौन से आएंगे? लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। ये सारे के सारे फैक्टर्स किसी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। जब किसी खेत के अंदर कोई क्रॉप बोई जाती है और क्रॉप में अगर वहां पर छाया आ रही है, लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो वहाँ प्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। वहां पर पानी अगर प्रॉपर सप्लाई में नहीं गया तो नहीं हो पाएगी। अगर उस पानी, उस जमीन के वहां पर वाटर लॉज्ड कंडीशन हो जाए और ऑक्सीजन वहां से नहीं मिले तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा। अगर किसी खेत के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं हो तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी, ग्रोथ स्टंटेड होगी, फ्रूट्स नहीं बनेंगे प्रॉपर और उसकी यील्ड भी उतनी नहीं बनेगी, उसके ऊपर बहुत सारे माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स नजर आएंगे। तो ये सारी की सारी बातें अपन प्रैक्टिकली एक फार्मर के तौर पर देखें तो खेतों के अंदर ये देखने को इजी गोइंग देखने को मिलती है प्लांट के ग्रोथ के ऑब्जर्वेशन में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटोहॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स नाम सुनते ही अपन कई बार, जैसे अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर दिमाग लगाते हैं कि हॉर्मोन्स मतलब वो, तो यहाँ पर प्लांट के रिगार्डिंग हार्मोन को अपन बोलते हैं फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटोहॉर्मोन्स या प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, इसलिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स वर्ड यूज होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ हमेशा प्रमोट ही नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर ये सप्रेस भी करेंगे।
जैसे एक रेगुलेटर कम या ज़्यादा दोनों के काम में आता है, उसी तरह से ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, इसलिए इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर कहा जाता है। ये स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, मतलब ये स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल है। और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के दो ग्रुप होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करे वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, और जो प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट करे वो प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज जैसे कि सेल डिवीजन क्या क्या एक्टिवेट करता है, जैसे कि सेल के डिवीजन को, तो यहाँ पर सेल डिवीजन को, साथ साथ में इनलार्जमेंट को, ट्रॉपिक ग्रोथ को, पैटर्न फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन। और इसमें जो हॉर्मोन्स आते हैं उनमें कौन कौन से हॉर्मोन आएंगे, उसमें आएंगे ऑक्सिन, फिर आएगा साहब साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर क्या क्या करते हैं, सेल के डिवीजन जैसे एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, एनलार्जमेंट को, ग्रोथ को, पैटर्न फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सारे के सारे काम प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। और इसके एग्जांपल में कौन कौन सा है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। जो इसके उल्टा काम करे, जो है ना ग्रोथ इनिबिटिंग हो, ग्रोथ इनिबिटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, जैसे डोरमेंसी, सुषुप्तावस्था, डोरमेंसी के लिए एब्सिशन, विलगन, लीव्स को गिराना है, विलगन करवाना है। और रेस्पॉन्स टू वुंड्स एंड स्ट्रेसेस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक ओरिजिन, तो ये जो वुंड्स और स्ट्रेस कंडीशन जो है प्लांट में डिफरेंट स्ट्रेसेस होती है बायोटिक अबायोटिक, उसके अगेंस्ट में। और यहाँ पर दो तरह की बात होती है, एक होता है एब्सिसिक एसिड और दूसरा होता है इथाइलिन। इथाइलिन मोस्टली कैसा शो करता है, इनिबिटर का रोल शो करता है। इथाइलिन फिट्स आइदर ऑफ द ग्रुप बट इट लार्जली अ ग्रोथ इनिबिटर, ये दोनों ही ग्रुप में फिट होता है, लेकिन ये लार्जली क्या है, इनिबिटर। स्टेटमेंट आ जाए तो ये लार्जली इनिबिटर का काम करता है। कंक्लूजन, स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं। और इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जो प्रोमोटर होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन होते हैं। और प्लांट ग्रोथ इनिबिटर जो होते हैं वो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन होते हैं। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये इनहिबिटर जो है वो डोरमेंसी क्रिएट करते हैं, डोरमेंट कंडीशन में ले जाने का काम करते हैं। अब पहला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो ऑक्सिन है। ऑक्सिन के बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे का नाम है फ्रांसिस डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट जो किया वो कोलेप्टाइल के ऊपर किया गया था। और किस प्लांट के कोलेप्टाइल को लिया गया, कैनरी ग्रासिस के। तो कैनरी ग्रासिस के कोलेप्टाइल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक साइड में है ना यूनिलैटरल, एक साइड से उन्होंने है ना एक साइड से जो है लाइट किस पे डाली, एक साइड से लाइट डाली, एंड बाय द ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स फोटोट्रोपिज्म। तो ये एक साइड से यूनिलैटरल लाइट डाली और फोटोट्रोपिज्म उन्होंने रिपोर्ट करी, concluded that the tip of coleoptile causes the bending of the entire coleoptile। और उन्होंने ये प्रूव किया कि इसके ऊपर जो कोलेप्टाइल जो है ये वाला कोलेप्टाइल ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बेंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा मटेरियल है जो कि बेंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद में अगले साइंटिस्ट जो आए वो एफ डब्ल्यू वेंट, और एफ डब्ल्यू वेंट ने सबसे पहले ऑक्सिन को क्या करा, आइसोलेट किया। ऑक्सिन वर्ड क्यों दिया, क्योंकि ऑक्सिन का ग्रीक में मतलब होता है, ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो। तो ऑक्सिन का मतलब क्या होता है, टू ग्रो। और टू ग्रो एफ डब्ल्यू वेंट, इन्होंने इसको ऑक्सिन टर्म इसलिए दिया। और फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ द ऑड सीडलिंग, ध्यान देना डार्विन और डार्विन, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो कैनरी ग्रास पे किए, लेकिन कैनरी ग्रास से ऑब्टेन मटेरियल को ऑक्सिन नहीं कहा गया। ये जो ऑक्सिन कहा गया वो किसके लिए कहा गया, वो ऑड सीडलिंग के लिए कहा गया। इसका मतलब ऑड सीडलिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ, और ऑड सीडलिंग जो है उनसे ये बना, उससे ऑक्सिन को आइसोलेट किया। और किसने किया, एफ डब्ल्यू वेंट। तो ऑक्सिन को आइसोलेट करने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, एफ डब्ल्यू वेंट को कहा जाता है। ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन, ह्यूमन यूरिन से भी ऑक्सिन को पहली बार आइसोलेट किया गया। ऑक्सिन जो है प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग एपिक्सेस ऑफ द स्टेम्स रूट्स फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू रीजन्स ऑफ देयर एक्शंस। और ये जो ग्रोइंग एपिक्सेस होते हैं, जो रूट के हुए, जो स्टेम के हुए, जो टिप वाले पार्ट होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार है, वो है ऑक्सिन।
ऑक्सीन कितने टाइप के होते हैं? ऑक्सीन 2 टाइप की कैटेगरी में बाँटा गया है। एक तो होता है नेचुरल जो कि नेचर के अंदर मिल रहा है और दूसरा होता है जिसको सिंथेसिस किया गया है। साइंटिस्ट अपने लेवल पे सिंथेटिक ऑक्सीन बनाते हैं। नेचुरल ऑक्सीजन की बात करें, नेचुरल ऑक्सीजन के अंदर आता है आईएए, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड आईएए, आईबीए और ये जो है दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट से आइसोलेटेड किए गए जो ऑक्सीजन से उनको नेचुरल ऑक्सीजन कहा और इसमें नाम कौन-कौन से आए हैं? आईएए, दूसरा आया आईबीए। लेकिन जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है जिसमें आता है ना एनएए, नेप्थलीन एसिटिक एसिड और दूसरा आता है 2,4-डी, 2,4-डी, 2,4-डी को कहेंगे 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। समझ में आई बात? ऑक्सीजन कितने टाइप के? नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल किससे मिलते हैं? प्लांट से। सिंथेटिक किससे मिलते हैं? ये सिंथेसिस किए जाते हैं। सिंथेसिस किए जाने वाले ऑक्सीजन की नाम क्या है? एनएए। एनएए का पूरा नाम क्या है? नैप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-डी 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये जो दोनों ऑक्सीजन के टाइप हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। फिर आगे देखते हैं ऑक्सीजन काम क्या करता है। ऑक्सीजन के बारे में अपन ने देखा इतनी सारे। ऑक्सीजन काम क्या करता है? ऑक्सीजन रूटिंग इनिशिएट करता है, स्टेम कटिंग फॉर द प्लांट प्रोपगेशन। अगर किसी जैसे प्लांट प्रोपग जैसे आपको गुलाब बोना है, रोज को बोना है, तो रोज को अगर आप उस ऑक्सीजन में डिप करके अगर फील्ड में लगाते हैं तो ऑक्सीजन से ट्रीटेड जो स्टेम होता है वो फटाफट से रूटिंग कर देता है। तो ये स्टेम कटिंग जो है प्लांट प्रोपगेशन की रूटिंग के लिए, तो ऑक्सीजन का एक काम क्या हो गया? रूटिंग। इसके अलावा ये क्या दूसरा काम करता है फ्लावरिंग के अंदर? जैसे पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट कर दो तो बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है। तो ऑक्सीजन का स्प्रे कर दो तो क्या होता है? ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। कई बार ऐसा होता है कि जब अर्ली स्टेजेस में जब फ्रूट बन रहे होते हैं तो इमेच्योर कंडीशन में वो फॉल हो जाते हैं, तो प्रिवेंट करता है फ्रूट और लीफ ड्रॉप को। न तो लीफ गिरने देता है न फ्रूट को गिरने देता है। मतलब ये होगा तो वो उसके ऊपर मैच्योर कंडीशन तक भी रहेंगे। और प्रमोट द एब्सिशन ऑफ द ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स। ये कहता है कि इसका ये मानना है इस तरह का एक्शन कि जो ओल्ड हो गए हैं उनको गिरा दो, जो मैच्योर हो गए उनको गिरा दो। लेकिन जो प्रिवेंट जो अभी अभी डेवलप हो रहे हैं या यूं कहें कि फ्रूट और लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेज में, तो ये अर्ली स्टेज में क्या करता है? प्रिवेंट करता है। अर्ली स्टेज वाली कंडीशन है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये अर्ली स्टेज में ये प्रिवेंट करता है और जो मैच्योर कंडीशन है, ओल्डर कंडीशन है, उसको प्रमोट करता है। जो बूढ़े हो गए हैं, जो मैच्योर हो गए उनको तो ये एब्सिशन के लिए प्रमोट करता है और जो अर्ली स्टेज में है उसको प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब अनिषेक फलन जो टोमेटो के अंदर, जैसे ऑक्सीजन से ट्रीटेड अगर टोमेटो है तो उसके अंदर सीडलेस डेवलप होंगे, तो वो सीडलेस डेवलप करवाने का काम कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। ये हर्बिसाइड्स के तौर पर भी यूज होता है, एजेंट ऑरेंज। और जैसे एक देश का या किसी एक सेना के जवान अगर किसी दूसरे एरिया पर अगर उसके वेजिटेशन को नष्ट करना चाहते हैं, या फिर अपन देखेंगे अपने खेतों में कई बार गाजर घास जो फील्ड के आसपास में होती है उसको अगर अपन डिस्ट्रॉय करना चाहें, तो कई बार हर्बिसाइड का यूज अपन सुनते हैं। हर्बिसाइड, तो हर्बिसाइड होता क्या है? 2,4-डी, 2,4-डी जो सिंथेटिक जो ऑक्सीजन है, ये क्या करता है? किल डाइकोट वीड्स। जितने भी जो द्विबीजपत्री जो खरपतवार होते हैं, डाइकोट वीड्स होते हैं, वो उसको ये किल करता है। लेकिन अफेक्ट मैच्योर मोनोकोट प्लांट्स, ये मोनोकोट प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है, ये डाइकोट को करता है। इसका मतलब 2,4-डी, डी वर्ड से ध्यान रखना, ये किसके लिए? डाइकोट को किल करता है। 2,4-डी हर्बिसाइड जो होता है वो डाइकोट को किल करता है, मोनोकोट को नहीं करता है। यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन। तो किसी लॉन के अंदर अगर वीड को हटाना है और वो वीड कौन से? डाइकोट है, तो किसका स्प्रे करेंगे? 2,4-डी, और 2,4-डी उसको किल कर देगा। और कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड द हेल्प इन द सेल डिवीजन। जाइलम के डिफरेंशिएशन में और सेल के डिवीजन को प्रमोट करने में ऑक्सीजन का काम आता है। एक बार ब्रीफ में फिर देख लो। ऑक्सीजन स्टेम कटिंग से रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए और अर्ली स्टेज में फ्रूट और लीफ को प्रिवेंट करता है। ओल्डर स्टेज में ये एब्सिशन को बढ़ावा करता है। टोमेटो के अंदर पार्थेनोकार्पी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और 2,4-डी हर्बिसाइड जो है डाइकोट को किल करने का काम करता है। और ये सेल डिवीजन को और जाइलम को डिफरेंशिएट करने का काम भी यही करता है। अपन देखते हैं ये जो ग्रोथ की बात करी, एपिकल टिप की बात करी,
तो हायर प्लांट में जो ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स होते हैं, कहा था ना कि शूट एपिकल बर्ड्स, एपिकल बर्ड्स जो होते हैं, एक तो एपिकल पार्ट होता है और दूसरा लेटरल पार्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट देखा गया कि जैसे यहाँ पर ये एपिकल पार्ट लगा हुआ है, एपिकल पार्ट हो रहा है तो यहाँ पर कोई लेटरल ग्रोथ नहीं हो रही है ना, एपिकल पार्ट विद एपिकल बड इंटैक्ट, यहाँ पर एपिकल बड है तो यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है लेटरल में। लेकिन पता चले कि यहाँ पर इस एपिकल पार्ट को क्या कर दिया, कट कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से अब क्या होगा, साइड से ब्रांचिंग होना चालू हो गई है। तो इसको यूं कहा जाता है कि एपिकल, ये वापस सुनो, इन हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल एक्सिली। ये क्या करती है, इनहिबिट करती है, इसी के अंदर मैं लिख दूं इनहिबिट करती है, इसको, किसको, लेटरल वाले को इनहिबिट करती है, और इस कंडीशन को कहा जाता है एपिकल डोमिनेंसी। एपिकल डोमिनेंसी, एपिकल पार्ट जब लेटरल वाले पार्ट को इनहिबिट करता है ग्रोथ होने से तो उसको एपिकल डोमिनेंसी कहा जाता है। और अगर रिमूवल ऑफ शूट टिप डीकैपिटेशन रिजल्ट्स इन द ग्रोथ, और अगर यहां पर इसका क्या कर दें, कैपिटेशन कर दें, जो डीकैपिटेशन कर देते हैं तब यहां पर किसकी ग्रोथ होना चालू हो जाती है, यहां पर हो जाती है लेटरल बर्ड्स की। तो लेटरल बर्ड्स की जो यहाँ ऊपर वाले पार्ट को अगर कट कर दें तो लेटरल की ब्रांचिंग हो जाती है। आपने तो देखा ही होगा कि जब प्लांट को साइड से कट करते तो लेंथ में बढ़ोतरी होती है, और अगर ऊपर से कट कर देते तो लेटरल साइड में होती है। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस इट इज अप्लाइड इन द टी प्लांटेशन हेज मेकिंग। टी प्लांटेशन वाले में सबसे इंपॉर्टेंट है और हेज मेकिंग में भी, दोनों में। टी प्लांटेशन, अगर चाय के बागानों में अगर चाय के प्लांट जो है वो काफी लंबे हो जाए तो कैसे चुनिंदा पत्तियों को तोड़ के लाएंगे, नहीं आएगी। तो अगर उस प्लांट को क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से कट कर देते हैं, तो प्लांट की लेटरल ब्रांचिंग होती है, और जब भी प्लांट की लीव्स को कलेक्ट करना होता है तो इजी गोइंग अपने हाइट के बराबर उसकी लीव्स को कलेक्ट करके पीछे एक टी बैग में काउंट और रख दिया जाता है। और अगर ये पेड़ की तरह हो जाए, अगर टी का प्लांट एक बड़े ऐसे ट्री की तरह हो जाए तो उसको कैसे आप उसकी लीव्स को तोड़ोगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो एपिकल पार्ट को कट करने पर लेटरल ब्रांचिंग को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होता है डीकैपिटेशन, और फॉर द लेटरल बर्ड्स इसको कहा जाता है एपिकल डोमिनेंसी वाला कॉन्सेप्ट, इसको कहा जाता है। दूसरा हार्मोन आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक एसिडिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ध्यान देना, एसिडिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसको ई क्रोसोवा, इन्होंने स्टेराइल फिल्टर्स ऑफ द जिब्रेला फ्यूजिकुराई। जिब्रेला फ्यूजिकुराई एक फंगस है, एक फंगस जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। जिब्रेला फ्यूजिकुराई से एक डिजीज होती है, उसको बकानी डिजीज कहते हैं, या पुलिस सीडलिंग इन राइस। ये वर्ड जो है जापान का है, जैसे कुरोसोवा, कुरोसोवा कहाँ से, जापान से है। जापान के टर्म में बकानी डिजीज का मतलब होता है फुलिश सीडलिंग्स, जैसे मेवाड़े में कहते हैं कि विंडो है कहीं, उसी तरह से वो जापानी में क्या बोलते हैं, बकानी। बकानी का मतलब वो फुलिश, पागल, बावड़ों से। तो उस तरह से ये क्या हो गया, बकानी डिजीज। बकानी डिजीज को फुलिश सीडलिंग्स राइस के अंदर, इसमें क्या करा, टू हेल्दी राइस सीडलिंग, उन्होंने देखा कि सारे राइस के सीडलिंग्स छोटे थे, और फार्मर ने नोटिस किया, तो या कुरोसोवा ने नोटिस किया कि वो जो प्लांट लेट्स हैं उनमें से कुछ प्लांट एकदम से जिसकी हाइट बढ़ी हुई मिली, सारे छोटे छोटे प्लांट्स थे, जैसे ये छोटे छोटी हाइट के प्लांट्स हैं। अचानक इस प्लांट को क्या हुआ, इतना लंबा हो गया। तो कुछ प्लांट की ग्रोथ एकदम से बहुत ज्यादा लेंथ बढ़ गई। तो इस तरह की लेंथ बढ़ने को उन्होंने कहा कि बकानी डिजीज, ये तो पागल हो गया कि इतना कैसे बढ़ गया। तो इस तरह से बकानी डिजीज जो है वो किसके लिए कही जाती है, वो कही जाती है जिब्रेलिन के लिए। और बकानी डिजीज के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट है ई कुरोसोवा, और इन्होंने कुछ शो द सिम्टम्स ऑफ द बकानी डिजीज, कैसे कि द एक्टिव सब्सटेंसेस वेर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड, क्योंकि वहां पर एक फंगस फिल्टर, एक स्टेराइल फिल्टर लिया था, और वहां पर जिब्रेला फ्यूजिगराई नामक फंगस एसोसिएट थी। क्योंकि वो जिब्रेला नाम की फंगस थी इसलिए इसका नाम क्या रखा, जिब्रेलिक एसिड। और जिब्रेलिक एसिड होने की वजह से जिब्रेलिन क्या है, एक एसिडिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। वैसे देखा जाए तो जिब्रेलिक एसिड या इस फाइटोहॉर्मोन के बहुत सारे अलग अलग जो है फॉर्म्स देखे गए हैं। मोर देन 100 जिब्रेलिन्स का जो है डिस्कवरी करी जा चुकी है। इनका नाम GA1, GA2, GA3, GA4, GA अप टू 100 या उससे ज़्यादा तक बात की जाती है। लेकिन उसमें सबसे कॉमन जो होता है वो कौन सा होता है, वो GA3 है।
और GA3 जो है उसको जिब्रेलिक एसिड कहा जाता है, ये टर्पीन्स कहलाते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड्स आर टर्पीन्स is one of the first discovered and most intensively studied जिब्रेलिन। जिब्रेलिन तो 100 टाइप्स के हैं, लेकिन उसमें सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा स्टडी करने वाला टर्पीन्स या जिब्रेलिन कौन सा है? GA3 है। इस जिब्रेलिन के फंक्शन देखना, ये इंक्रीज करते हैं इन द लेंथ ऑफ एक्सिस। अभी अपन ने देखा ना, राइस की भी लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे, तो ये लेंथ ऑफ इंक्रीज, तो इसका मतलब ये जितने भी जो यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक्स, ये एक्सिस को बढ़ाते हैं, एक्सिस की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, एक्सिस की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। देखना ये स्टॉक जो है, ये जो ग्रेप्स हैं, इन ग्रेप्स के अगर स्टॉक्स ऐसे पास पास में हो तो ये इनके ज्यादा गिरने के चांस होंगे। तो ये क्या करता है? इनके स्टॉक्स को बढ़ा देता है। स्टॉक्स जो है ग्रेप्स के, उसकी लेंथ को ये बढ़ा देता है। तो ग्रेप्स के स्टॉक्स को बढ़ा देता है, इलोंगेट करता है, इम्प्रूव द शेप ऑफ फ्रूट सच एज एप्पल। एप्पल के फ्रूट की शेप को बढ़ा देता है, मतलब नॉर्मल एप्पल की जो अगर साइज ये है, तो ये क्या करता है? बहुत बड़ी साइज का एप्पल बनाने का काम करता है। तो एप्पल जो है उसकी साइज को इम्प्रूव करने का काम, ग्रेप्स के स्टॉक्स की लेंथ बढ़ाने का काम, और साथ साथ में ये डिले करता है सेनेसेंस को, मतलब जीर्णता को अवरुद्ध कर देता है, जल्दी से उनकी एजिंग नहीं होने देता है। सो द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड तक फ्रूट को अगर इस जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे सीताफल हो गया या जैसे मैंगो हो गया, अगर किसी प्लांट के ऊपर लग रहे हैं और एक साथ में सारे के सारे फ्रूट के हो गए, एकदम से वहां पर वो सेनेसेंस आ गया, तो अगर मार्केट में उसकी रेट नहीं और सारे के सारे एक साथ पक गए, तो वो तो बेकार चले जाएंगे। तो प्लांट को अगर जिब्रेलिन से ट्रीट कर दिया जाए, तो वहां पर जो प्लांट है उसमें सेनेसेंस में क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा, और मार्केट के अकॉर्डिंग उसको आगे पीछे जो है मैच्योर पीरियड तक ले जाया जा सकता है। तो ये सेनेसेंस को डिले कर देते हैं। ये काम आते हैं स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रेविंग इंडस्ट्रीज। ब्रेविंग इंडस्ट्रीज जो बेवरेजेस होती है उसमें होता है माल्टिंग, मैशिंग, फर्मेंटेशन, मैचुरेशन। तो जो माल्टिंग होती है, जो माल्ट बनाने का प्रोसेस होता है, वो किसके लिए, वो उसको माल्टिंग बढ़ाने का काम कौन करता है? जिब्रेलिक एसिड करता है। शुगर केन जो गन्ने हैं, शुगर केन की अपन ने देखा होगा, शुगर केन एक मोनोकोट है। शुगर केन की लेंथ ज्यादा होगी, तो जूस ज्यादा होगा। अगर शुगर केन की ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ है, लेंथ ज्यादा नहीं है, तो शुगर केन के अंदर जो है शुगरी कंटेंट भी कम होगा। तो अगर उस शुगर केन की, जैसे नॉर्मल शुगर केन ये है, लेकिन शुगर केन की आपने क्या कर दी? लेंथ बढ़ा दी। तो जब लेंथ बढ़ गई तो उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा? शुगरी कंटेंट बढ़ेगा। तो एक कंपेयर में जैसे 1 नंबर और 2 नंबर, तो शुगर केन की लेंथ बढ़ा दी, लेंथ बढ़ गई, तो क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ स्टेम, सो इंक्रीज द यील्ड एज मच एज 20 टन पर एकड़। एक एकड़ के अंदर कितना इंक्रीमेंट हो गया? 20 टन का इंक्रीमेंट हो गया। तो जिब्रेलिक एसिड से 20 टन ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया एक एकड़ के अंदर। और स्प्रेइंग द जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जिब्रेलिक एसिड हास्टन द मैच्योरिटी पीरियड एंड लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। और ये जुवेनाइल कॉनिफर्स के ऊपर जिब्रेलिक एसिड को डालने पर उसका क्या कर देता है? लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। अर्ली सीड प्रोडक्शन को के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और जिब्रेलिन के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको बोलते हैं बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड इलोंगेशन। ये नोड है, ये नोड है, बीच वाला पार्ट क्या है? इंटरनोड है। तो ये क्या करता है? इंटरनोड के इलोंगेशन को बढ़ा देता है जस्ट प्रायर टू द फ्लोइंग इन बीट, कैबेज एंड मेनी प्लांट्स विद द रोजेट हैबिट। जो कई प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है, जो रोजेट हैबिट के होते हैं, या यूं कहें कि फ्लावरिंग से पहले एकदम से इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा देते हैं। इंटरनोड की लेंथ बढ़ने से उस प्लांट की हाइट बढ़ जाती है, और ये क्या कहलाता है? बोल्टिंग इफेक्ट। तो बोल्टिंग इफेक्ट कौन से प्लांट हार्मोन से जुड़ा हुआ है? जिब्रेलिन। तो अपन ने क्या समझा? जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फंगस की वजह से इसको जिब्रेलिक एसिड कहा गया। ये टर्पीन्स हैं, GA3 कॉमन है। ये एक्सिस की लेंथ को बढ़ाते हैं, ग्रेप स्टॉक में प्लांट के फ्रूट की साइज बढ़ाते हैं, जैसे एप्पल में सेनेसेंस को डिले करते हैं। माल्टिंग प्रोसेस में इसका यूज होता है। लेंथ को बढ़ाने की वजह से शुगर केन के प्रोडक्शन में एक एकड़ में 20 टन का इंप्रूवमेंट देखा गया है। और इंटरनोड की लेंथ प्रायर टू द फ्लावरिंग होने पर इसको बोल्टिंग इफेक्ट कहा जाता है। और कई तरह के प्लांट के अंदर रोजेट हैबिट को खत्म करने के लिए जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट करके उनकी लेंथ को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये डॉग प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है, लेकिन ये जेनेटिकली अगली जनरेशन में वापस वैसे ही आएंगे। इसका इफेक्ट सिर्फ उसी जनरेशन में रहेगा, अगली जनरेशन में वापस ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये जेनेटिकली उनकी लेंथ को नहीं बढ़ाता है,
सिर्फ वो उसी जनरेशन में उसकी लेंथ को इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद में आता है साइटोकाइनिन। तीसरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन के बारे में एप स्कूग और उसके कोवर्कर ने इसको ऑब्जर्व किया था इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम। टोबैको स्टेम के कैलस में इसको ऑब्जर्व किया था किसने? एफ स्कूग नाम के साइंटिस्ट ने। अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। कैलस किसको, ये कैलस पे क्वेश्चन आता है, कैलस किसको कहा जाता है? अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। और ये proliferated only if the nutrient medium was supplemented with the extract of vascular tissue, yeast excess, coconut milk और DNA। स्कूग और मिलर ने इसको बाद में आइडेंटिफाई किया और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में क्रिस्टलाइज करने पर उसको एक नाम दिया, उसको काइनेटिन कहा। इसका मतलब एफ स्कूग ने जो सबसे पहले जो रिपोर्ट किया था जिस तरह का जो केमिकल, उसको बाद में आइडेंटिफाई किया गया, स्कूग और मिलर ने उसको क्या कहा? काइनेटिन। इसका मतलब काइनेटिन क्या है? एक साइटोकाइनिन है। और ये डिस्कवर किया गया काइनेटिन। काइनेटिन का जो केमिकल नेम है N6 फर्फुलोएमिन प्यूरिन, एक एडेनिन डेरिवेटिव्स है। ये बात भी ध्यान रखना, ये क्या है? ये एडेनिन डेरिवेटिव है। ये क्या है? एडेनिन डेरिवेटिव है। साइटोकाइनिन इज एडेनिन डेरिवेटिव। एडेनिन डेरिवेटिव क्या है? N6 फर्फुलोएमिन प्यूरिन। N6 फर्फुलोएमिन प्यूरिन। मैं इसको यहाँ पर ये ऐसे लिख देता हूँ, N6 फर्फ्यूरएमिन प्यूरिन। और फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। काइनेटिन ने कभी भी है ना, काइनेटिन डज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट्स। काइनेटिन कभी भी प्लांट्स में नेचुरली ऑकर नहीं होता है। जियाटिन, जिया मीन्स किसके लिए होता है? मक्का के लिए। तो ये फ्रॉम कॉर्न कर्नेल्स एंड कोकोनट मिल्क से जियाटिन ऑब्टेन किया जाता है। और ये भी है ना, इज द नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज, जियाटिन। तो कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो सेल डिवीजन को प्रोमोटिंग एक्टिविटी में काम आते हैं। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। नेचुरल साइटोकाइनिन कहां पर पाया जाता है? जहां पर रूट, एपिसिस, शूट, बड और कहां पर? यंग फ्रूट्स। इन जगह पे क्या पाया जाता है? नेचुरल साइटोकाइनिन पाया जाता है। मतलब बाहर से तो है ही है, लेकिन जो नेचुरली साइटोकाइनिन कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? ऐसे रीजन जहां पर बहुत फास्ट सेल डिवीजन हो रहा होता है। जहां पर बहुत फास्ट सेल डिवीजन हो रहा है वहां पर साइटोकाइनिन नेचुरली बनता है। और इनका क्या रोल होता है? प्ले अ रोल इन द साइटोकाइनेसिस। सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस, कोशिका विभाजन जो हो रहा होता है, उसके अंदर साइटोकाइनिन का रोल रहता है। ये न्यू लीव्स बनाता है, क्लोरोप्लास्ट बनवाता है, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। मतलब जितना भी सेल के डिवीजन को करवा करके या फास्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें साइटोकाइनिन का रोल होता है। ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। एपिकल डोमिनेंस के लिए तो ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऑक्सिन के एंटागोनिस्टिक किसकी एक्टिविटी है? साइटोकाइनिन का। और प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। और न्यूट्रिएंट के मोबिलाइज कर देता है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइज होने से अब लीफ सेनेसेंस को क्या हो जाता है? डिले किया जाता है। और ये जो हार्मोन है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कौन सा है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बाद अब अगला जो आता है इथाइलिन। इथाइलिन C2H4। कजिन्स जो है साइंटिस्ट, उन्होंने राइपन ऑरेंज के अंदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस की वजह से दूसरे सब्सटेंसेस में भी फ्रूट राइपनिंग को रिपोर्ट किया। अपन कहते हैं खरबूजे के संग खरबूजे ने रंग बदला, या यूं कहें कि एक फ्रूट अगर पक रहा है तो उसके पास कच्चे फ्रूट भी पकना चालू हो जाते हैं। वो प्रोसेस यूं ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन एक गैस रिस्पॉन्सिबल है जो, और पकते हुए फ्रूट की एक खुशबू भी आती है राइपन फ्रूट्स की। जैसे अपन एक कमरे में अगर कोई भी फ्रूट जैसे मैंगो पड़ा हुआ है, तो मैंगो की जो खुशबू आ रही है वो मैंगो की राइपनिंग जो कंडीशन है वो किसकी वजह से? गैसेस हार्मोन इथाइलिन की वजह से। ये गैसेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। क्वेश्चन आ जाए इथाइलिन कैसा है? एक गैसेस प्लांट रेगुलेटर है। ये लार्ज अमाउंट में बनता है टिश्यूज में, और ये अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स, और ये फ्रूट्स को पकाने का काम करता है। कई बार अपन देखते हैं कि मार्केट में मिलने वाले फ्रूट्स दिखने में तो पके लग रहे हैं, लेकिन जब उसको पास में से बनाना, पीले पीले बनाना पके हुए लग रहे हैं, लेकिन देखा कि बनाना तो कच्चे हैं। या फिर पपीता लिया, पपैया, पपीता भी पका पका लग रहा है, लेकिन ढंग से खाने पर लगा कि उसका स्वाद नहीं आ रहा है और कच्चा कच्चा टाइप है, लेकिन
दिखने में वो जो है फ्रूट राइपन कंडीशन मतलब अधूरा पका हुआ है। तो वो कई बार कुछ फ्रूट्स को सिंथेटिक तरीके से पकाया जाता है, नेचुरल नहीं। तो ये इसकी वजह से फ्रूट राइपनिंग में ये रोल आता है, उसका स्वाद भी थोड़ा बदला हुआ मिलता है, लेकिन ये मार्केट में इथोफॉन नाम से बिकता है और इसकी वजह से फ्रूट की राइपनिंग होती है। इन्फ्लुएंसेस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग, swelling of the axis and the apical hook formation of the dicot seedling, promote senescence and abscissions by plant organ especially of leaf and organs, flowers। और ये फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है। इसकी वजह से फ्रूट राइपनिंग कैसे प्रमोट करता है? ये कर देता है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है। कैसे करता है? ये रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा देता है, और रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाना किसी फ्रूट की राइपनिंग के लिए इथाइलिन क्या करता है? रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाता है, और रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाना रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक फ्रूट वो कहलाते हैं। और ये ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम भी करता है, जर्मिनेशन को स्टार्ट कर देता है, स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स, जो पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं उनको स्प्राउटिंग करने का, जैसे अपन देखते हैं ना पटेटो को रखने पर उसके ऊपर छोटे छोटे से जो आइस बन जाते हैं, या उनको स्प्राउटिंग करवाने का काम कौन कर रहा है? इथाइलिन। इसीलिए जब एक एक पकने वाले होते हैं फ्रूट के पास में, अगर ये पटेटो को रखा जाए या एक खराब हो रहा है तो धीरे धीरे सारे के सारे खराब होना चालू हो जाते हैं या वो उगने चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें किसका रोल आता है? इथाइलिन। ये रैपिड इंटरनोड और पिट्यूल एलोंगेशन डीप वाटर राइस प्लांट्स, और इट हेल्प्स leaves upper parts of the shoot to remains above the water। ये इंटरनोड को और पिट्यूल वाले पार्ट को इलोंगेट करने में रिस्पॉन्सिबल है। रूट ग्रोथ और रूट हेयर्स फॉर्मेशन में इसका रोल है, और इसकी वजह से इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन सरफेस। तो रूट हेयर फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है इथाइलिन की वजह से। और ये सारी की सारी जो बातें हैं वो यहाँ तक तो पहुंची है। आगे की बात देखना, ये used to initiate flowering and for synchronizing fruit set pineapples, it also induces the flowering in mango। मैंगो के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करने में, इसी के साथ साथ में जो पाइनएप्पल्स है उनमें सारे के सारे फ्रूट्स एक साथ में सिंक्रोनाइज हो, इसके लिए भी सभी को साथ में फ्रूटिंग करवाने का काम भी कौन करता है? इथाइलिन करता है। इसका यूज वाइडली एग्रीकल्चर पर्पज से किया जाता है। ये जो इथाइलिन है मार्केट में जो बिकता है उसको इथोफॉन नाम से ट्रेड नेम है। इथोफॉन का एक एक्वस सॉल्यूशन absorbed and transported within the plant and releases the ethylene slow ethofone hasten fruit ripening tomato, apple and accelerate abscisic acid in flowers and fruits। मतलब इथोफोन क्या करता है? यहाँ पर फ्रूट राइपनिंग को बढ़ा देता है, और इट प्रमोट्स द फीमेल फ्लावर्स इन द कुकुम्बर हियर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। जो कुकुम्बर जो ककड़ी है, जो है ना, जो कुकुम्बर है उनके अंदर फीमेलनेस को बढ़ाना, फीमेल फ्लावर को प्रमोट करने का काम कौन करता है? इथाइलिन करता है। और लास्ट में आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इन मिड 1960 में इसको 3 काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स रिपोर्ट किए गए थे। 1960 के दशक के मध्य में, इन द मिड ऑफ 1960, यहाँ पर एक नाम आया था इनहिबिटर बी, या एब्सिसिन सेकंड, या डोरमिन। कौन कौन से नाम उस समय रिपोर्ट हुए? एक नाम आता है इनहिबिटर बी, इनहिबिन का काम इनहिबिटर बी, या एब्सिसिन सेकंड, या डोरमिन। ये केमिकली आइडेंटिकल थे एंड नाउ नॉन एज एब्सिसिक एसिड। तीनों के तीनों नाम जो है केमिकली तो तीनों एक जैसे थे, लेकिन तीनों को नाम अलग अलग, जैसे बोलोगे पानी, जल, वाटर, लेकिन है क्या? H2O है कि नहीं है सभी। उसी टाइप से ये सभी इनहिबिटर बी, एब्सिसिन सेकंड और डोरमिन, ये तीनों के तीनों किस बाद में डिस्कवर करने पर क्या पता चला? वो एब्सिसिक एसिड है। और एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव है? एब्सिसिक एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स। एब्सिसिक एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन अच्छा बनता है। और ये रेगुलेट करते हैं एब्सिसिन और डोरमेंसी के लिए। मोस्ट सिचुएशंस एब्सिसिक एसिड एक्ट्स एज द एंटागोनिस्ट टू जिबरेलिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड हमेशा किसके एंटागोनिस्टिक होता है? जिबरेलिक एसिड के। एब्सिसिक एसिड हमेशा किसके विपरीत काम करता है? एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी किसके है? जिबरेलिक एसिड के है। और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है? हमेशा की तरह यहाँ पर भी इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में कौन सा होगा? जीनोमिक कंट्रोल। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में लाइट एंड टेम्परेचर, ये इसको अफेक्ट करते हैं। ये क्लास आपकी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो
एनसीईआरटी सीरीज के चैप्टर की अपन ने आज की क्लास हुई है। ये वन शॉट क्लास थी, शुरू से लेकर लास्ट तक आपकी बुक में जो लाइंस जो पैराग्राफ है उसी से कंपाइल ये मैटर आपसे डिस्कस हुआ है। यहाँ तक आपकी सारी की सारी बातें अभी रिवाइज हुई है। ये वन शॉट क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। सारे कॉन्सेप्ट अपन ने यहाँ कर रिकेप किए हैं, जहाँ जहाँ स्टार लगाए हैं, जहाँ जहाँ हाईलाइटेड पार्ट है उसको आप बहुत पॉजिटिव लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चाहे वो सेकंड ग्रेड टीचर बनना हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना हो, चाहे नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना हो, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम निकालना हो, सबकी बेस यही है कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी में अगर लिखा हुआ है इसका मतलब वो शाश्वत सत्य है। वो एनसीईआरटी की लाइंस ही आपको हमेशा जजमेंट करवाएगी कि ये सही है या गलत है। एनसीईआरटी में हर चीज बहुत बैलेंस और सुलझी तरह से समझाई गई है। तो ये जो आज का डिस्कशन है, न केवल नीट के लिए बाकायदा आरपीसी के द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस क्लास को आप हमेशा के लिए आप इसको फास्ट रिवीजन के लिए प्रीफर करें। ये क्लास अब यहीं ख़त्म होती है। इस क्लास को आपके सामने आज जो डिस्कशन हुआ है ये बायोथान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको शेयर की जा रही है। बायोथान अकेडमी हमेशा तत्पर है आपके बायोलॉजी के हर तरह के सॉल्यूशन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।